नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। अगर आप युवा हैं और गांव में रहते हैं और आप रोज़गार करना चाहते हैं, तो आपको गांव छोड़ के किसी शहर में, किसी बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव में ही इतना कुछ है कि आप आसानी से कर सकते हैं। सरकार की इतनी योजनाएं हैं, खेती-बाड़ी से जुड़ी चीज़ें इतनी कुछ होती हैं कि आप यहाँ बैठ के आप अच्छी भली नौकरी से ज़्यादा कमा सकते हैं, यहाँ तक कि आप करोड़ों कमा सकते हैं। हमारे साथ एक युवा हैं हेमंत द्विवेदी जी, जो बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में नौकरी करते थे। उसके बाद ये अपने गांव आए और किसानों के साथ मिल के एक कंपनी बनाई और आज करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि एक युवा कैसे अपने काम को कितनी सीमा तक बढ़ा सकता है। आइए आपको हम मिलवाते हैं हेमंत द्विवेदी जी से और उन्हीं से पूछते हैं कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, खास करके ग्रामीण युवाओं को। पहले मेरा भी देखिए ये था कि मैं अच्छी सी नौकरी करूं और मेरा जो है लिविंग स्टाइल भी अच्छा हो और बड़े शहर में जा कर के मैं रहूं। और मुझे नौकरी भी मिली और मैं नौकरी भी कर रहा था, लेकिन क्या है कि एक अंदर मन में ये टीस था कि मैं अपने गांव से अपने जो मेरी जो खेत हैं उनसे काफ़ी दूर हूं और मुझे काम तो लगभग वैसा ही करना पड़ रहा है, मेहनत भी उतनी करनी पड़ रही है, लेकिन अंदर जो खुशी है ना वो नहीं मिल पा रही थी। तो मैं जब कभी कभी जब गांव आता था तो देखता था कि ये तो जो इंडस्ट्री है इसको हम रूप दे सकते हैं और हमारा जो मैन पावर है, जो यूथ है, वो छोटे छोटे रुपए के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए शहर में जाता है काम करने के लिए। तो अगर उनका पलायन हम यहाँ रोक सके तो एक अच्छा काम हो सकता है। तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में तमाम सरकार की तमाम सारी अच्छी योजनाएं हैं, कृषि से रिलेटेड की बहुत सारी ये जो है उसमें छूट मिल रही है, कृषि यंत्रों के लिए, प्रोडक्शन प्लांट के लिए, प्लांट को इस्टेब्लिशमेंट के लिए तमाम सारी छूट हैं, स्कीम्स हैं। लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए युवाओं के पास में क्या है कि जानकारी का अभाव था और दूसरा क्या था कि उस पूरे इंफ्रा को कैसे बनाएंगे उसके लिए एक टीम चाहिए, तो वो उतना मेहनत नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जब हम कोविड के समय पर जब मैं यहाँ पर इस काम को मैंने किया तो मुझे काफ़ी सफलता मिली। 2019 में कोविड से पहले हमने एक एफपीओ बनाया, किसानों का संगठन बनाया 10 लोगों से मिल करके, और ये प्रण किया कि हम लोग जो है अब यहाँ पर ही कोई ऐसा रोज़गार डेवलप करेंगे ताकि और हमारे जैसे जो और सैकड़ों लोग हैं वो शहरों में पलायन न करें, यहीं पर एक छोटी सी इंडस्ट्री बनाएं। धीरे धीरे क्या है कि कारवां बढ़ता गया और आज जो है करीब 1089 शेयर होल्डर्स हमारे फार्मर्स ये जिसमें एसोसिएट हैं जुड़े हुए हैं। और हम लोग जो है एक फार्म मशीनरी बैंक शुरुआत में सरकार से हमको मिली, तो किसानों को हम सस्ते दामों पर, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको हम सस्ते दामों पर अपना फार्म मशीनरी देते थे और बीज का उत्पादन करते थे। ऊसर बंजर ज़मीन पर लेमन ग्रास और खस की खेती करते थे, तो जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिला कि ऊसर बंजर ज़मीन पे एक तो आवारा अन्ना पशुओं का जो है जो आतंक रहता है यूपी में, वो लेमन ग्रास पे नहीं है, उस पे ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, उसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, उसका मार्केट प्राइस भी अच्छा है। और भारत सरकार का एक योजना था एरोमा मिशन, उस एरोमा मिशन से जुड़ करके हम लोगों ने सीमैप से एक ट्रेनिंग कराया सारे किसानों को। तो मैंने जो पाया कि हम लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट वाला जो एक सिस्टम था वो नहीं था, कम्युनिकेशन गैप था। हम यूथ सीखना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि हम कहाँ सीखें, कैसे सीखें, इंडस्ट्री को डेवलप कैसे करें, कैसे लगता है, तो वो एक गैप था। उस गैप को सीमैप ने दूर किया, एमएसएमई के कुछ डिपार्टमेंट ने दूर किया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उसको जो है इस कमी को दूर किया। हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद एक छोटा सा जो है डिस्टिलेशन प्लांट भी लगाया और ये फार्म मशीनरी बैंक भी सरकार से लिया, तो उससे हमें लेमन ग्रास की खेती करने से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। तो हेमंत जी, जो आपने लेमन ग्रास का काम शुरू किया, उसके बाद उसके बाद आप कैसे उसको बाकी चीज़ों में कैसे आगे बढ़े? किसानों को आपने जोड़ा, फिर उनकी ट्रेनिंग कराई, बाकी चीज़ें कैसे करी और वो कितना कठिन काम था? शुरुआत में जैसे हम लोगों ने लेमन ग्रास की खेती किया तो हम लोगों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये था कि हम लोगों ने कभी खेती देखा था, किया नहीं था।
तो हम यूथ में एक ये था कि भाई लोगों को जब हम गांव में अपने और लोगों को जोड़ते थे, तो जो जिनके पास में खेती किसानी का जो रेगुलर काम करते हैं, तो वो ये कहते थे कि भाई आप लोग इसके विषय में क्या जानते हो, हम लोग काम जानते हैं, करते हैं इसको, और आप नौकरी आपके लिए ठीक है, आप यही वही काम करिए। तो शुरुआत में हम लोगों ने ये कहा कि भाई आपके घर में जो यूथ है उसको हमको दे दीजिए, हम लोग उसके उसके साथ में ट्रेनिंग करेंगे। तो उसका ट्रेनिंग का जो है सीमैप से एक समय ले लेते थे, उनको ट्रेनिंग कराते थे। ट्रेनिंग करने के बाद उसके अंदर वो जो उस घर का एक युवा था, वो उसके अंदर एनर्जी आती थी कि हम कुछ नया चेंज कर सकते थे। तो जो ऊसर बंजर ज़मीन है, जो खाली ज़मीन है, उस पर हम लोग लेमन ग्रास की खेती कराते थे। तो उसमें बीज का एक बड़ा इशू आता था कि ब्लेंडिंग हो जाता है, कि सीमैप ने 2-3 तरीके के जो अच्छी वैरायटीज़ के लेमन ग्रास के स्लिप्स थे वो तैयार किए हुए थे, और ये वाइल्ड भी जंगल में होता है। तो होता क्या था कि जब किसान देख उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो वो वाइल्ड वाला भी उसी में मिक्स कर देता था। तो जब मिक्स हो जाता था तो एक्सपोर्ट नहीं होता था। तो हम लोगों को शुरुआत में 2000 लॉकडाउन के ही टाइम पे हम लोगों को एक ऑर्डर मिला एक्सपोर्ट का कि इतना लेमन ग्रास का ऑयल हमको देना है। तो उसका उन्होंने बताया कि भाई आपको फला लैब में इसका टेस्टिंग कराना है। तो जब टेस्टिंग कराने के लिए पहुँचे, तब हम लोगों को पता चला कि इसमें तो तमाम मिक्सिंग हो गया है। तो ये हुआ कि अगर मिक्सिंग आप नहीं करोगे, ब्लेंडिंग नहीं होगा, तो इसका एक्सपोर्ट मार्केट में रेट बहुत अच्छा मिल सकता है। तो हम लोगों के लिए गेम चेंज हो सकता है, पैसा अच्छा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हम लोगों का सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए एक ये हुआ कि हम बीज पे ही ज़्यादा फोकस भी करेंगे। बीज के लिए फिर सरकार से बात किया गया, तो एक दृष्टि योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है दृष्टि, उसके तहत हम लोगों का सिलेक्शन भी हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद हमें एक बीज विधान संयंत्र भी मिल गया। तो पहले हम अब किसानों को उत्तम क्वालिटी का बीज देते हैं, जिससे क्या है कि प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, और एक्सपोर्ट करने में हमें वो दिक्कत नहीं होती कि कहीं पर मिक्सिंग हो गया तो हमें रेट कम मिलेगा। जो युवा है वो आपने बताया कि खेती के लिए एक्साइटेड हुआ, लेकिन एक युवा के तौर पे आपने भी शुरू किया। शुरुआत में जो ये सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपने लिया और इतना बड़ा काम शुरू किया, उसको पाने के लिए क्या करना पड़ा, कितना कठिन होता है और किस तरीके से दिक्कतें आती हैं? और देखिए, शुरुआत में तो ये था कि सरकार के या किसी भी संस्था से कुछ लाभ लेने के लिए उसके मानक होते हैं। अगर उन मानकों को आप फुलफ़िल करते हैं, पूर्ण करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको सरकार सुविधा देती है। जैसे आपको सीमैप से अगर कोई फ़ायदा लेना है, तो उनसे आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वो आप उसके प्रॉपर अगर ट्रेनिंग लेंगे, उस सब्जेक्ट के विषय में पूरा जानते होंगे, उसका व्यापार जानते होंगे, उसको बोने से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, क्या हानि है, वो जानते होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है बैंक को भी ये लगता है कि हाँ, इसको अगर हम लोन देते हैं तो ये वापस रिपेमेंट कर सकता है। अगर हम ट्रेंड नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। नुकसान होगा तो फिर बैंक भी हाथ खींचते हैं, और सरकारी संस्थाएं भी जहाँ से सब्सिडी मिलती है उनको भी भाई ये तो होना ही चाहिए कि भाई जो एक्सपोर्ट अगर होना है तो हमारे देश का से जो माल जो है ना, वो उत्तम क्वालिटी का जो है, ताकि हमारे देश का भी नाम हो और हमारे देश का जीडीपी भी बढ़े। अभी आप प्रोडक्शन में तो हैं, साथ में प्रोसेसिंग में क्या-क्या कर रहे हैं? जैसे कि ये मैं बोरियां देख रहा हूँ, आपने आटे का काम शुरू किया है। इसके साथ-साथ में कितना आटा पैदा कर रहे हैं? कितना इसको कैसे कैसे इसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं? जब बीज का उत्पादन हम करते हैं तो अधिक मात्रा में बीज, जैसे जो भी बीज में कोई भी सीड बीज के लायक नहीं उत्पादन हो पाता है, वो छोटा सा बीज रह जाता है या कट ग्रेन हो जाता है, या कोई उसमें जो उसके प्रोडक्शन में थोड़ी थोड़ी अगर कुछ कमियां रह गई, तो किसान को ये दिक्कत होती है कि अभी हमारा बीज के रेट में जाएगा तो बहुत महंगा जाएगा, और साधारण अनाज में जाए तो कम रेट में जाएगा, तो वो हतोत्साहित ना हो, तो उसके लिए भी हमने एक जो प्लान किया है कि जो भी बीज उसका हम लोग प्रिक्योर करते हैं किसानों का, तो उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद अगर वो बीज के लायक वो उसका अन्न है तो उसको बीज में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर बीज के लायक नहीं है तो वो साधारण आटे में वो जाता है। तो उसके लिए एक मिलिंग सेक्शन भी हमने लगा लिया है, और तमाम सारी ई कॉमर्स कंपनियों से हमारा टाई अप एग्रीमेंट हो गया है। और पिछले साल सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो हमने 1,45,00,000 का बिजनेस सिर्फ आटे का ही किया, सिर्फ आटे का। 1,45,00,000 का व्यापार सिर्फ आटे का हमने किया। उसमें हमारे 3 प्रोडक्ट और भी हैं। बेसन का भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, दलिया का भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, और एक सीरियन मिलेट्स
उसका भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला हमारा जो अन्न है, प्रोडक्ट है, वो श्री अन्न है। श्री अन्न हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है और इसमें देसी बीजों का जो आटा है वो हम लोगों ने बनाया है और उसका जो है क्वालिटी भी अच्छा है और इसका रेट भी अच्छा है। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कभी भी किसानों का जो इससे पहले आज़ादी के बाद इतने सालों में कि हम लोग अपना प्रोडक्ट बना करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच पा रहे हैं, ये हम लोगों को खुशी की बात है। और हम लोगों को कभी भी एमएसपी के आसपास ही रेट मिलता था या एमएसपी से कम मिलता था। एमएसपी लेने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता था। आज स्थिति आप देख रहे हैं कि सरकारी जो खरीद केंद्र हैं उनमें किसान अपना माल नहीं ले जाना चाहता क्योंकि बाज़ार का भाव उससे ज़्यादा है, एमएसपी से भी ज़्यादा है। सिर्फ कारण ये है कि हमारे जैसे तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जो अपना मिलिंग करके व्यापार कर रहे हैं और जो खुदरा व्यापार है, बाहर का जो मार्केट है उसमें 35 रुपया 40 रुपये के रेट से आटा बिक रहा है। तो किसान, आपका ये कहना है किसान जो प्रोड्यूस करता है उसको अगर प्रोसेस करके बेचे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये तो एक बहुत ही कहते हैं ना कॉमन सी बात है। आपने बताया आपने कि जो श्री अन्न है उसको आप करते हैं, तो श्री अन्न पैदा करवाते हैं या बाहर से खरीदते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक उसके लिए क्लाइमेट चाहिए होता है? और क्या जो किसान हैं, आपके किसान हैं, वो पारंपरिक गेहूँ धान की खेती से ज़्यादा आप श्री अन्न की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है? जी बिल्कुल, जो गेहूँ धान की खेती है उससे लोग हट रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हमारी शुरुआत लेमन ग्रास और खस की खेती से हुआ, तो ये मेडिसिनल जो है खेती है। तो औषधि खेती में और श्री अन्न की खेती में डेफिनेटली और जो पारंपरिक खेती है उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा है और इसका एमएसपी भी ज़्यादा है। इसमें गवर्नमेंट का जो जो सब्सिडी है वो भी ज़्यादा है। दूसरा, मार्केट में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। जब से मिलेट ईयर 2023 घोषित हुआ है तो मार्केट में अचानक बूम हो गया है। तो आपका जो अभी एफपीओ का जो टर्नओवर है, जो आप किसानों के साथ आपकी कंपनी है, वो 1 साल का कितना होगा? अभी जो हम लोग जो सिर्फ आटे और बीज पे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, इस पे करीब 2.25 करोड़ रुपया हमारा टर्नओवर हुआ है पिछले फाइनेंशियल का। और अब भी जो है जिस हिसाब से मार्केट हमारी चल रही है तो अगले फाइनेंशियल में करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपया हमारा जो है टर्नओवर होगा, जिस रेशियो से हम लोग चल रहे हैं इसमें अभी। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमसे बात करने के लिए। तो ये हेमंत द्विवेदी एक उदाहरण है कि जो बड़े शहरों में नौकरी तलाशते हैं और लालायित रहते हैं अपने गांव को छोड़ के बेहतर आमदनी के लिए, इन्होंने वापस आके बड़े शहर से वापस आके उसी खेती से आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, अपने समाज का भला कर रहे हैं और युवाओं को एक नई दिशा दी है इन्होंने। नए ट्रेनिंग के साथ साथ नया रोज़गार भी दिया है। तो काफ़ी कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ भी सकते हैं, इनके संपर्क भी कर सकते हैं और इनकी कहानी से प्रेरणा भी ले सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।